क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक वाला टॉपिक वो नहीं पढ़ा, और फूलों के प्रकार वाला भी नहीं करा। चलो तो वहां से कर लेते। अरे तो प्रवर्धन तो पढ़ना ही है ना तुम्हें, तो 11-12 ही है मेन बेच। तो सुनो, इस बेच में मेन बेच तो 11-12 ही है, छठा बेच भी अपना ही बेच है। इसमें क्या है कि कुछ शुरू के टॉपिक छूट रहे हैं, तो वो टॉपिक अपन पहले पढ़ा देंगे तो इनके काम हो जाएगा, यूं कहना चाह रहा हूँ। तो अपन वहीं से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक टॉपिक डालो पहला, शुभ शुरुआत वहीं से करेंगे। शुभ शुभ हाँ सबके 11वां 12वां 6वां सबके लिए चालू हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ, पढ़ाएंगे ना। अरे तो सबके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे तो तुम्हारे बाद में हो जाएगा, बाद में का। बैठो एक बार, बैठ जाओ। अरे मेरी बात सुनो पहले, बेटा समझो। भाई इस क्लास में 3 बैच बैठे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए उनको समझाना पड़ रहा है। देखो 6वां बैच है, 11वां बैच है, 12वां बैच है, ठीक है। 11वां और 12वां बिल्कुल फ्रेश बैच है। 6वें बैच का सिलेबस हो चुका है, कुछ टॉपिक बाकी है शुरुआत। तो मैं पहले वो टॉपिक ले रहा हूँ जो कि लेता ही हूँ, जो कि पहले वही टॉपिक पढ़ाता हूँ सामान्यतया भी। तो वो टॉपिक पहले रहे ताकि 5-10 दिन तक ही आएंगे। 6वें बैच वाले हमेशा नहीं आएंगे, 5-10 दिन तक ही आएंगे। तो इनके क्या शुरू की जो चीजें छुट्टी हुई है तो वो हो जाएगी, यूं कह रहा हूँ। तो प्रवर्धन जो मैंने अभी बोला है वो 5 दिन बाद में पढ़ लेंगे, यूं कह रहा हूँ। समझ में आ रही बात? गुड गुड, ऐसा। तो अब देखो, अब एक टॉपिक डालो, श्वसन या पकने के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन व पकने के आधार पर वर्गीकरण, पकने के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, श्वसन या पकने के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो रेस्पिरेशन है या राइपनिंग है उसके आधार पर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड राइपनिंग, ठीक है। अब आप लोगों को सुनना है, लिखना नहीं है जब तक कि मैं कहूं तब तक। तो ऐसा है। अब ये टॉपिक है तो बहुत इजी है, कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े सभी एग्जाम आते हैं। मैं तुम्हें फ्रूट वगैरह सब याद करा दूंगा। अब सुनना सबको। श्वसन और पकने के आधार पर हमने फल सब्जियों को 2 वर्गों में बांट रखा है। एक तो जिनको हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक और एक है नॉन क्लाइमेक्टेरिक। एक तो क्लाइमेक्टेरिक फल सब्जियां और एक कौन सा है गाइस, नॉन क्लाइमेक्टेरिक। नॉन क्लाइमेक्टेरिक। तो 2 तरीके से हमने इसको कर दिया है वर्गीकरण। अब एक ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ आप लोग समझे, इसको उतारना नहीं है, खाली अभी समझना है, ठीक है ना। इस ग्राफ को भी बाद में नहीं उतारना है, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। देखो कोई भी फ्रूट जब पकता है ना तो उसमें कई प्रकार के बदलाव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी फल पकेगा तो उसमें कई तरीके के चेंजेस होंगे। देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। फूल से यहाँ पे फल बन चुका है, फूल से फल बन गया है। अब धीरे धीरे उस फल की साइज बढ़ रही है, देखो वो फल बड़ा हो रहा है, फल बिल्कुल बड़ा हो चुका है। अब फल वो पक जाएगा और पकने के बाद में वो वापस खराब हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पकने की स्टेजेस सारी सारी लिख ली। फल छोटा है, जब फल छोटा होता है तो उसमें सेल डिवीजन ज्यादा होता है। क्या होता है गाइस, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, और इसके बाद में कोशिकाओं की साइज बढ़ती है, उसको कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। क्या बोलते हैं, सेल इनलार्जमेंट होता है, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में राइपनिंग होती है, यानी कि फल पक जाता है। पकने का मतलब आप यूं कह सकते हो कि मैच्योरिटी आती है, मैच्योरेशन। फल मैच्योर होता है, मैच्योरेशन, और उसके बाद में पक जाता है और पकने के बाद में खराब हो जाता है। उस खराब होने को हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस। क्या बोलते हैं, सेनेसेंस। अभी मैं खाली समझने के लिए शब्द लिख रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सेनेसेंस। तो कहने का मतलब आप वापस देखो, यहाँ कोई भी फल पक रहा है, ये उसकी फूल से फल बन गया, उसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग। क्या कहते हैं, फ्रूट सेटिंग। तो फ्रूट सेटिंग हो गई तो शुरू में कोशिकाओं का विभाजन होता है, संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की, उसके बाद में कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है, फल पक जाता है। ये स्टेज इसके पकाने को दिखा रही। तो इस ग्राफ के अंदर ये वाली जो अवस्था आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं राइपनिंग। क्या कहते हैं, तो ये इसके पकने को दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हो ये इसके पकने वाली स्टेज है। आप इसमें ये भी कर सकते हो, जैसे ये इसका ग्रोथ इस तरीके से ग्रोथ कर्व है, ये वृद्धि हुई, यानी कि पहले फल धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बाद में जो है इसका बुढ़ापा आ गया एक तरीके से। अब मैं यहाँ आपको रेस्पिरेशन और इथाइलिन के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। जब कोई फल पकता है तो रंग में बदलाव होता है, उसके अंदर अरोमा में बदलाव होता है, उसके फ्लेवर में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटती बढ़ती, कई सारे चेंजेस होते हैं। मुख्य जो 2 तरीके के बदलाव होते हैं, एक तो श्वसन की दर में बदलाव होता है, इथाइलिन में होता है, श्वसन और इथाइलिन। तो ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हो श्वसन और इथाइलिन या फिर पकने के आधार पर, इसमें 2 चीजों का ही मेन रोल है, एक तो है श्वसन की दर और एक है इथाइलिन। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। तो यहाँ पर मैं पहले श्वसन की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की दर जो है पहले ज्यादा होती है, धीरे 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 वो कम हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर श्वसन की जो दर है वो पहले आप लोगों की ज्यादा होती है, तो धीरे 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 वो कम होती है, लेकिन जैसे ही पकने का टाइम होता है एकदम से बढ़ जाती है वो। सुन रहे हो मेरी बात? मतलब श्वसन के आधार पर हम बात करें, श्वसन की दर 2 तरीके से बदलाव हो रही है। कुछ फलों के अंदर तो कम हो गई पकते समय, पकने का टाइम है देखो ये, और कुछ फलों के अंदर एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये एक केस। दूसरा केस यहाँ पर यह है कि इथाइलिन की दर। तो इथाइलिन की दर कुछ फलों के अंदर क्या हुआ कि पहले ठीक ठीक थी या फिर बिल्कुल कम थी और वो कम ही रही पकते समय तक, ये कम ही रही। और कुछ फलों के अंदर क्या हुआ, जैसे पकने का टाइम हुआ वो क्या हो गई, बढ़ गई। 2 तरीके के बदलाव इसमें भी हो गए। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे पहले बात तो है श्वसन, कुछ फलों में तो श्वसन की दर कम हो गई पकते समय और कुछ के अंदर क्या हुआ, बढ़ गई। इथाइलिन की दर भी कुछ फलों के अंदर कम हो गई और कुछ के अंदर बढ़ गई। अब जिन फलों के अंदर इथाइलिन और श्वसन दोनों की दर पकते समय बढ़ जाती है उनको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट्रिक फल। क्या कहते हैं, और जिनमें घट जाती है उनको हम क्या कहते हैं,
नॉन क्लाइमेट्रिक फल मैंने आपको खाली एक समझने के लिए बनाया, तो आप अब तक जो है ये चीज समझ चुके हो कि ऐसे फल जिनमें पकते समय, ये किसको दिखा रहा है, जिसमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन दोनों की दर बढ़ रही है, उसको तो हम कह रहे हैं क्लाइमेट्रिक फल, और जिनमें या तो स्थिर है या फिर घट रही है उनको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉन क्लाइमेट्रिक फल बोल रहे हैं। तो इसकी जो है परिभाषा मैं यहाँ पर या 2 लाइनें बोल करके मैं आपको लिखा दूंगा। हमें याद रखने चाहिए उदाहरण, क्या याद रखेंगे, हम एग्जांपल्स याद रखेंगे। तो एग्जांपल में इसमें सबसे पहले है फ्रूट, और फ्रूट्स के एग्जांपल ही आप लोगों को याद रखने हैं। अच्छा, एक विशेषता और है क्लाइमेट्रिक की, कि इन फलों को हम तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं। जैसे कि पेड़ से तोड़ लिया आपने फल को, उसके बाद में आप इनको पका पाते हो क्लाइमेट्रिक को, क्योंकि फलों को तोड़ने के बाद में भी इथाइलिन की दर जो है इनमें चलती रहती है। क्या आप आम को तोड़ने के बाद पका सकते हो? क्या आप केले को तोड़ने के बाद पका सकते हो? क्या पपीता को तोड़ने के बाद पका सकते हो? अच्छी बात है। अमरूद भी पक जाता है क्या? अमरूद भी पक जाता है। क्या आप खजूर को तोड़ने के बाद पका सकते हो? क्या आप सीताफल को तोड़ने के बाद पका सकते हो? तो ये तोड़ने के बाद पकाने वाले जितने भी फ्रूट है वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। क्या आप चीकू को पका सकते हो क्या? चीकू को तो तोड़ने के बाद ही पकाते हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद तुम्हें बहुत लोग पूछेंगे कि चीकू बहुत लग रहा है लेकिन पक नहीं रहे। तो चीकू को पकाने का तरीका ये है कि जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनको तोड़ो और किसी कपड़े में लपेट करके किसी कोठे में कहीं साइड में रख दो, ठीक है, वहीं पे पकेंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्रूट हमने लिखे, एक फल आपको याद रखना पड़ेगा, बिलपत्र। कौन सा याद रखोगे? ये इतने सारे फल हैं आपके सिलेबस में। इसके अलावा सेब है, और भी कई सारे फल होते हैं, हम सारे फलों की अभी चर्चा नहीं कर रहे। सेब है, नाशपाती है, और एक एक्स्ट्रा याद रख लो, एवोकाडो। क्या है गाइस? एक फल होता है एवोकाडो, उसको भी हम लोग जो है तोड़ने के बाद में पका सकते हैं क्लाइमेट्रिक में। सब्जियों में ज्यादा सब्जियों के प्रश्न कभी नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग याद रख सकते हैं। टमाटर है एक तो, और एक है खरबूजा। क्या है? टमाटर और खरबूज। तो इस तरीके से आपको हल्का फुल्का सा ध्यान रखना है। क्या तुम्हें ध्यान रह सकता है? मैं भी नॉन क्लाइमेट्रिक फल सारे आपको एक ट्रिक से याद करा दूंगा, तो बचे हुए सारे कौन से हो जाएंगे? क्लाइमेट्रिक फल हो जाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट में बाद में बोल के लिखाऊंगा। देखो, क्लाइमेट्रिक में क्या हुआ, पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ गई, और दूसरा है कि इनको हम तोड़ने के बाद में भी पका सकते हैं। सही बात है, अच्छी बात है। दूसरे में क्या था कि ऐसे फल जिनको हम लोग तोड़ने के बाद में नहीं पका सकते, ये बिंदु अपने को जो है याद रखना है। और एक था कि भाई इनमें श्वसन इथाइलिन की दर कम हो जाती है। अब इसमें कुछ आपको ध्यान रखना, देखो इसके एग्जाम्पल की स्थिति बात कर रहे हैं हम लोग। बोलो ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी। इनको हम 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे तो तुम्हारे जबान पर हो जाएगा। आपको अनार से चालू करना है। राजस्थान में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फल कौन सा है? क्यों अनार क्यों इंपॉर्टेंट? राजस्थान में सबसे ज्यादा फल तो होता है संतरा, क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है अनार। तो आपको अनार से याद रखना। बोलो अनार अंगूर आंवला, अनार अंगूर आंवला, बेर सिट्रस। अनार अंगूर आंवला बेर सिट्रस, सही नहीं? तो इस तरीके से अपने को ये 2-3 बार हम लोग इसको पढ़ करके याद कर। बोलो ट्रिपल ए बी सी, अनार अंगूर आंवला बेर सिट्रस। और अपने यहाँ एक मैडम है, वो गणित पढ़ाते हैं, उनका नाम है शेफाली मैडम। क्या नाम है, जानते हो तुम लोग? अपने गणित पढ़ाते हैं तो तुम क्या जानोगे? तुम्हें गणित पढ़ाएंगे तो भी गणित तो तुम्हें समझ में आने से है। बोलो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल लीची, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल लीची। याद रह सकता है? बोलो शेफाली, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल लीची, ट्रिपल ए बी सी, अनार अंगूर आंवला बेर सिट्रस शेफाली, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल लीची। ये तो फल हैं, ये सारे के सारे हैं फ्रूट। सब्जियां आपको याद नहीं रहेगी तो भी बिल्कुल काम चल जाएगा। तो सब्जियों के मामले में एक तो खीरा याद रख लो और एक तरबूज याद रख लो। बाकी ज्यादातर सब्जियां इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। सब्जियों का क्वेश्चन कभी देखा नहीं गया एग्जाम में, ज्यादातर किसका आता है? फ्रूट। तो ये वाले फल अगर तुम याद रख लोगे तो ऐसे में अपने को बचे हुए सारे फल किसके याद रह जाएंगे? क्लाइमेट्रिक वाले। अब इनमें से भी प्रश्न आए हुए हैं। देखो एक प्रश्न पेपर हुआ था एफएसओ, किसका? फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है? तो शेफाली वाले 3 फल आ रखे हैं और एक आ रखा एवोकाडो। कौन सा आ रखा है? इसलिए मैंने बताया है। एक प्रश्न और आ रखा भी, एआरओ का पेपर हुआ था उसमें, तो उसमें क्या है कि अंगूर का आया हुआ था कि भाई अंगूर क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक ऐसा। और एक पेपर में पाइनएप्पल का भी आ रखा। तो क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते? आगे बढ़ेंगे। अब यूं है कि अब कुछ अच्छी चीजें और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं नोट करके, ठीक है, शाबाश। अब बात ऐसी है कि कोई फार्मर है, यानी कि कोई किसान है, उस किसान की इस प्रकार से इच्छाएं हैं अलग अलग। ये किसान है माना कि कोई भी, अब किसान जो है, अब किसान के खेत में जो फल है सब्जियां हैं वो क्या की मार्केट में अच्छा भाव चल रहा है तो जल्दी पकाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला अपने सामने पॉइंट आता है, फल सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए क्या करते हैं? तो फल पकाने हेतु या जल्दी पकाने हेतु, मैं सीधा लिख रहा हूं पकाने हेतु, ठीक है, फल पकाने हेतु। तो हम फलों को जल्दी पकाने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं? तो फलों को हम जल्दी पकाने के लिए एक तो हमारे सामने है हार्मोन और एक हमारे सामने है केमिकल। तो एक तो हम लोग काम में लेते हैं हार्मोन, ठीक है, और एक हम लोग काम में क्या लेते हैं? केमिकल काम में लेते हैं, ठीक है। तो जो हार्मोन हम लोग काम में ले रहे हैं उसको तो कहते हैं इथाइलिन। सही बात है। अभी मैं आपको इथाइलिन के बारे में भी कुछ चीजें और बता दूंगा। इथाइलिन बाजार में आपको इथ्रेल या इथेफोन के नाम से मिलेगा। किस नाम से? इथ्रेल या इथेफोन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इथ्रेल और इथेफोन, अच्छी बात। और केमिकल जो है वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? हाँ, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड के बारे में तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, एक बार चट्टे बेच को बताया, बाकी सबको बता रहा हूँ। भाई आप फलों को पकाने की कोशिश कर रहे हो, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि खाली क्लाइमेट्रिक फलों को ही पका सकते,
भाई आप इथाइलिन के द्वारा नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को थोड़ी पका सकते हो, खाली क्लाइमेट्रिक फल ही इथाइलिन उपचार का रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को किसी उपचार से नहीं पका सक रहे अपन। तो माना कि इथाइलिन जो है वो पकाने का काम कर रहा है 5 दिन में, इथाइलिन फल को कितने दिन में पका, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड उसको कितने दिन में पकाएगा, 3 दिन में, 2 दिन में पका देगा। ये केमिकल है बहुत खतरनाक, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CaC2। तो भारत सरकार ने इसको क्या बंद कर दिया अभी, ये वर्तमान में भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसको प्रतिबंधित कर दिया या प्रतिबंध लगा दिया इसमें, प्रतिबंधित। अब एक्चुअली कार्बाइड से पके हुए जो फल होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। कार्बाइड अपने आप में केमिकल है जो गैस ही छोड़ता है, इथाइलिन ही छोड़ता है, जिससे फल पकता है आपका। अभी अमेरिका में तुमने एक न्यूज सुनी होगी, 2025 की न्यूज है कि अमेरिका ने अच्छे आम के, भारत के द्वारा भेजे गए आम थे, उनके बड़े बड़े कंटेनर वाले शिप नहीं होते, जहाज नहीं चलते क्या, उनको अमेरिका ने वापस लौटा दिया कि हम भारत से आया हुआ कार्बाइड से पका हुआ जो है ना, हम आम नहीं लेंगे। तो वो सारे के सारे समुद्र में डाल दिए वहां पर। तो कहने का मतलब कार्बाइड से अगर आप पकाते हो तो कैंसर होता है लोगों में, क्या होता है। अब भारत में तो चल जाता है, भारत में तो कौन पकड़ रहा बताओ, भारत में तो माना कि तुम खुद कार्बाइड से पकाओ, प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी मार्केट में ब्लैक बाजार में मिलता है। तो भारत के लोग तो कार्बाइड से धड़ल्ले से पकाते हैं। आप बाजार में कोई भी फल लेने गए, आम लेने के 2 तरीके का आम, एक आम तो ऐसा है जो एकदम मस्त आम दिख रहा है, बहुत सुंदर आम दिख रहा है, एक भी झुर्री उरी नहीं पड़ रही, ऊपर कोई धब्बा नहीं है, शानदार आम। एक आम ऐसा है जिस पर झुर्री पड़ रही है, थोड़ा सा धब्बा है। तो आप खरीदने की कोशिश किसको करते हो, जो ज्यादा सुंदर दिख रहा है, जबकि जो ज्यादा फ्रेश, ये कह रहा फ्रेश माल तो ज्यादा जो ताजा आम दिख रहा है वो कार्बाइड से पकाया हुआ है। क्योंकि अगर फल नेचुरली पकता है तो उसके ऊपर कुछ झुर्रियां भी पड़ती है, देखो हल्के फुल्के धब्बे भी दिख सकते हैं आपको। तो आप जब भी खरीदो तब ध्यान रखो कि आपको पता चल जाएगा कौन सा कार्बाइड से पकाया हुआ। अब ये तो किसान क्या करा, जल्दी पकाने की कोशिश है किसान की, सही बात है, जल्दी क्यों पका रहा है कि बाजार में भी भाव ठीक है तो चलो मिल जाएगा। अब किसान की दूसरी इच्छा है धीरे धीरे पकाना, क्या करेगा वो, धीरे धीरे पकाएगा। तो धीरे धीरे पकाने के लिए यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ शॉर्ट में, आगे और बात करेंगे। एक प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन, जो कि हम अभी बात कर ही रहे हैं। अब ये जो इथाइलिन है, ये इथाइलिन गैस छोड़ी जाती है पौधे के द्वारा, फलों के द्वारा। भाई पौधा या फिर फल इथाइलिन गैस छोड़ता है, इथाइलिन एक पादप हार्मोन में से एक है। भाई इथाइलिन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। तो इथाइलिन क्या करता है, 5 हार्मोन में से एक हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन पौधे को जल्दी बूढ़ा करता है, क्या करता है, इथाइलिन एक वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, वृद्धि को कम करने वाला है। इथाइलिन ज्यादा बनेगा तो पौधा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, पौधे के फल जल्दी पक जाते हैं, पौधे की उम्र कम हो जाती है, ये इथाइलिन का काम है। इथाइलिन हमेशा विपरीत परिस्थितियों में बनता है, अगर खराब परिस्थितियां चल रही तो इथाइलिन को पता है कि पौधे की पत्तियों को गिरा दो, इस तरीके का काम इसका है। अब इथाइलिन, कुछ ऐसे रसायन होते हैं ना जो इथाइलिन गैस को अवशोषित कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इथाइलिन अवशोषक। क्या बोलते हैं अपन, इथाइलिन अवशोषक कहते हैं। और उनको बोल सकते हैं इथाइलिन एब्जॉर्बेंट, क्या बोलते हैं, इथाइलिन एब्जॉर्बेंट। यानी कि इथाइलिन गैस बनने के बाद में वो उनको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो इसमें सबसे फेमस है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है गाइस, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, KMnO4। ये तो इथाइलिन बनने के बाद में उसको अवशोषित करने का काम कर रहा है। माना कि आपने एक रूम के अंदर फल रखे हुए हैं, ये फल, पहले मान लो कि एक ही फल रखा हुआ है, तो वो एक फल भी तो इथाइलिन छोड़ रहा है। लेकिन हमने क्या कि कई सारे फल एक साथ रखे हुए हैं, माना कि तुमने पूरे रूम के अंदर केले से भर रखा उसको, तो इथाइलिन गैस ज्यादा इकट्ठी हो रही। अब इथाइलिन गैस इकट्ठी हो रही, फल तो जल्दी पक रहे हैं। अब वो फल जल्दी पक रहे हैं तो जल्दी खराब भी तो हो जाएंगे। तो हम उन फलों को धीरे धीरे पकाने के लिए उस इथाइलिन गैस को हम क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। उसको अवशोषित करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ, ये याद नहीं रखने वाला पॉइंट इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इथाइलिन गैस को हम कैसे लिखते हैं, C2H4 लिखते हैं इथाइलिन को। तो इथाइलिन क्या करेगी, इथाइलिन गैस जो है, ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने वहां रखा तो उसके साथ में अभिक्रिया होगी, इथाइलिन टूट जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी के अंदर, सही बात है। ये इथाइलिन कम हो गई वहां। अब इथाइलिन कम हो गई तो अब फल जो है ज्यादा दिन तक रह सकते हैं। मेरी बात समझे तुम भाई, वो खरबूजे वाली कहावत को वापस रिपीट कर दूं मैं कि आपने एक तो एक खरबूज रखा हुआ है, एक आपने 100 खरबूजे रखे हुए हैं, तो 100 खरबूजे अगर रख रखे हैं तो 100 खरबूजे इथाइलिन गैस छोड़ रहे हैं ना, तो वो खरबूजे फटाफट पक रहे हैं। तो फटाफट पक रहे हैं तो उसको कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, नाम नहीं कहते। तो खरबूजे को देख के कोई खरबूजा रंग थोड़ी बदलता है, वो तो इथाइलिन ज्यादा होगी इसलिए वो क्या हो गया, वो पक जल्दी रहे। तो उस इथाइलिन गैस को कम करने के लिए हम कौन सा रसायन काम में लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज और है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आजकल ट्रेंडिंग, वैसे तो ये भी सुपरवाइजर के हिसाब से तो ये भी ट्रेंडिंग है, हालांकि ये पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब आजकल एक चीज और चल रही है जिनको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन अवरोधक। क्या बोलते हैं, इथाइलिन अवरोधक कहते हैं। अवरोधक को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। क्या कहते हैं, इथाइलिन इनहिबिटर कहते हैं। जो इथाइलिन को, मतलब इथाइलिन के बनने की जो प्रक्रिया है पौधे के अंदर, उस प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं और इथाइलिन को कम बनने देते हैं प्लांट के अंदर। इसमें रसायन कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है गाइस, अच्छा, इसके अलावा और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं अपन, AgNO3। इसके अलावा और है सिल्वर थायोसल्फेट। क्या है, सिल्वर थायोसल्फेट। इसके अलावा एक और आप लोग याद रख लो, 1-MCP। क्या याद रखोगे, 1-MCP, इसको कहते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहां लिखना देखो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सही बात है, पीछे से दिख जाएगा कि जिस साइज में लिख रहा हूं मैं, पीछे दिख रहा है क्या तुम्हें, है थोड़ा छोटा दिख रहा, जूम कर दूंगा मैं लिखते टाइम और, ठीक है। वैसे तो 2 दिन में तुम्हारी आंखें जम जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा छोटे लिखता हूं तो दिक्कत आ सकती है। अब एक ये क्वेश्चन अभी प्री पीजी के पेपर में आया था, मैंने आपको जैसा ही कहा, प्री पीजी 2024, ये आते रहते हैं प्रश्न सारे के सारे। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, देखो कि भाई कोई भी प्लांट होता है ना, प्लांट, इसकी पूरी प्रक्रिया में हार्मोन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। भाई कोई भी प्लांट जो है, ये प्लांट है, इस पौधे के अंदर इथाइलिन एक हार्मोन है जो नेचुरली बनता है। देखो इथाइलिन तो प्राकृतिक रूप से पौधे में बनता ही है, आप जितना भी धुआं करते हो ना, धुआं, इस धुएं में भी इथाइलिन एसिटिलीन होता है। भाई इथाइलिन की खोज कैसे हुई थी, इथाइलिन की खोज हुई
कि भी पहले क्या चिमनी जलती थी ना, चिमनी, तो उसमें से धुआं निकलता, तो जो सड़क होती थी तो सड़क के किनारे पहले खंबे लगते थे, उन पे भी चिमनी वाला सिस्टम था, तो चिमनी से धुआं निकलता, जहां जहां वो धुआं जाता वहां के पौधे सूख जाते, वहां की पत्तियां सूख जाती, देखा तुमने, अभी भी सूख जाती है आजकल। तो वैज्ञानिक एक जो आदमी वहां बैठा हुआ था उसने कहा कि ऐसा क्या चक्कर पड़ रहा है कि ये धुआं धुआं जहां जा रहा है वो पत्तियां तो जल्दी सूख रही है और जो है बाकी हरी भरी, तो उसने पता लगाया कि जहां इथाइलिन होता है वहां जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी जीर्णता आती है, सही नहीं, तो जल्दी जीर्णता आएगी और फलों को भी जल्दी पका देता है और पौधे को भी, पत्तियों को भी जल्दी पका देता है। तो अब कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका हम लोग पौधे पे छिड़काव करें तो इथाइलिन धीरे धीरे बनेगा या नहीं बनेगा, समझे मेरी बात को। अवरोध का मतलब उसके बनने की प्रक्रिया, उसके जो जैव संश्लेषण की प्रक्रिया, बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया, उसको रोकने वाले केमिकल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट और 1 MCP मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अवशोषक का मतलब कि इथाइलिन बन चुकी है, उसको अवशोषित करने का काम कर रहा है, समझ गए तुम लोग, ये तो बनने ही नहीं दे रहे और ये बनने के बाद में अवशोषित करने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के इथाइलिन कम बनेगी, अवशोषित हो जाएगी, तो फल धीरे धीरे पकेंगे। तो ये तो पहला काम तो क्या था, फलों को जल्दी पकाने वाला काम। तो फलों को पकाने के लिए क्या काम लेते हैं, इथाइलिन या कैल्शियम कार्बाइड, जो कि आजकल बंद कर रखा है, और फलों को धीरे धीरे पकाना है तो अपने को इथाइलिन अवरोधक, ये ज्यादातर जो है सुपरवाइजर के हिसाब से ये याद रखना, ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो थोड़ा हम लोग लिखते हैं फिर और आगे अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा आप लोग पहला लिखो क्लाइमेट्रिक, और उसके तुरंत बाद में लिखना क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया, तो एक्स्ट्रा में लिख लेना, साइंटिस्ट का नाम है किड एंड वेस्ट, वैज्ञानिक का नाम है गाइस किड एंड वेस्ट, ठीक है, किड एंड वेस्ट। क्लाइमेट्रिक शब्द किड और वेस्ट के द्वारा दिया गया। उसके बाद में 2 लाइनें बोल के लिखा रहा हूं, फिर उदाहरण लिखना, ये वाला नहीं बनाना आप। क्लाइमेट्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया, क्लाइमेट्रिक स्पेलिंग सही लिखना, क्लाइमेक्टेरिक बोलते हैं इसको, क्लाइमेक्टेरिक। देखो मैंने क्लाइमेक्टेरिक लिखा, नहीं लिखा, इसको क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक मत बोलो, इसको बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक, क्लाइमेक्टेरिक, इस तरीके से। तो पहली लाइन लिखो, बोलो, लिखो, लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे फल जिनमें, पहली लाइन लिखनी है, ऐसे फल जिनमें पकते समय, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है, ऐसे फल जिनमें पकते समय, हाँ ये पहली क्लास है, ऑनलाइन पहली क्लास चल रही है, सबको लिखना है, अभी मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे, ऐसी ऐसी फसलें या फिर ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, दूसरा पॉइंट, इन फलों को, पहले वापस बोल रहा हूँ, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दूसरा लिखो, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। हाँ भाई, ऑनलाइन में अब स्टूडेंट बढ़ गए, 190 के आसपास हो गए, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिखो, बोर्ड पे लिखे हुए जो उदाहरण लिख लो तुरंत। बच्चों नॉन क्लाइमेट्रिक में लाइन लिखो, नॉन क्लाइमेट्रिक में लाइन लिखनी है, पहली लाइन, पहला पॉइंट, इन फलों को, नहीं, इन फलों में पकते समय, या फिर इस तरह लिख दो, ऐसे फल जिनमें, हाँ वही लाइन लिखनी है जिनमें, खाली उसमें लिखा था बढ़ना, उसकी जगह घटना लिखना है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। सर आपका नाम क्या है, अरे तो नाम, नाम से क्या करना, अभी नाम भी जान जाओगे, पहले काम देख लो। तो ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। दूसरी लाइन लिखो, इन फलों को, इन फलों को तोड़ने के बाद, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। ओके एवरीबॉडी, गुड। लाइनें लिख ली दोनों, अब एग्जांपल लिखो, यहाँ लिखे हुए ट्रिपल एबीसी एंसेफेली। आज पहली क्लास है स्टूडेंट्स, 11वें 12वें बैच के जो भी स्टूडेंट है उनको पता है आज पहली क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, ऐसी ही अपना अब चल की गाड़ी, और अब हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे, कोई लोड नहीं, ठीक है। मेरी पहली क्लास रघुनाथपुरा लगती है, इसलिए मैं आता हूँ तो 10-15 मिनट की देर होती है, जो कि रोज होगी, जब तक मेरी क्लास वहां लगती रहेगी। तो हमारी क्लास का टाइम है 8-10, क्या है, या फिर 8 ही बोल रखा, हाँ तो 8 ही बोल रखा है, तो 8 ही आ जाया करो तुम, और यहाँ आकर के चुपचाप सेल्फ स्टडी करो 15 मिनट। अब एक वर्गीकरण और लिखो, परागण के आधार पर, अगला एक वर्गीकरण लिख लो परागण के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन। सर आराम से लिखने तो दो, अरे तुम आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, आराम से लिखो, कोई लोड नहीं है, अभी तुम नए नए हो, अभी आराम से लिखो, सही नहीं, शुरू शुरू में बच्चों को बड़ा प्यार से नहीं लगते क्या, टॉपिक डाल दो, परागण के आधार पर,
परागण के आधार पर वर्गीकरण है। कुछ चीजें समझाऊंगा, आप लोग समझना, बहुत काम की चीजें बताऊंगा पूरे कोर्स के दौरान। तुम्हें अनशन चीजें ऐसी बताई जाएगी जो बहुत काम की रहेगी। तो परागण के आधार पर यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन। ओके, शाबाश। अब बात ऐसी है कि ये पूरी दुनिया परागण के ऊपर ही तो टिकी हुई है। इसी परागण को हम अपने इधर बोल देते हैं प्रजनन। इंसानों में क्या बोल देते हैं? प्रजनन बोल दो, प्लांट्स के अंदर परागण बोल देते हैं। अब 2 मिनट समझना, आप लिखना नहीं आपको, ठीक है। देखो ये एक मैं यहाँ पे प्लांट बना रहा हूँ, ये है एक प्लांट। क्या है ये? एक प्लांट है, कोई भी ये प्लांट ले लो। ये दूसरा एक प्लांट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 2 प्लांट दिख रहे हैं। प्लांट का मतलब होता है पौधा या पादप, ठीक है। ये एक पादप है, ये दूसरा पादप। ओके, अब इस पौधे के ऊपर ये दोनों प्लांट है ये, तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी फूल है, इसको थोड़ा सा शाखाओं को ऐसे थोड़ी मोड़नी पड़ेगी ताकि फूल बना सको ढंग से, इस तरीके से। तो अब ये एक फूल दिख रहा है आप सभी को, फूल। तो ये एक फूल है जो कि द्विलिंगी फूल है, जिसमें नर्मदा दोनों है। यहाँ पर वापस ये आप देख रहे हो, ये भी एक फूल है जो कि मैंने द्विलिंगी बनाया है, जिसमें दोनों लिंग हो, द्विलिंग। और ये एक ऐसा है फ्लावर जो कि आपका दूसरे पौधे के ऊपर है। अब आप सीधा जानते हो कि कोई भी फूल होता है, उस फूल के अंदर ये नर भाग होता है, ये मादा भाग। सही बात, नर भाग मादा भाग, नर भाग मादा भाग। नर भाग को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पुंकेसर और या फिर पुमंग, और मादा भाग को बोलते हैं अपन जायांग। नर भाग में जहां पर परागकण बनते हैं उनको हम लोग परागकोश, और जहां पे परागकण जाके लैंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या कहते हैं? हाँ, तो परागण कुछ भी नहीं है, परागकणों का परागकोश से निकल करके वृत्तिकाग्र पर जाना, यही तो है। परागण किसको बोलते हैं अपन? परागकणों का परागकोश से निकल करके वृत्तिकाग्र पर जाना। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो, तो वृत्तिकाग्र पर जाने की हो गई है प्रक्रिया। दूसरा, अब जरूरी नहीं है कि एक ही फूल के अंदर जाए, ये या तो इसी फूल में जा सकते हैं परागकण, या किसी दूसरे पौधे के किसी वृत्तिकाग्र पर जाएंगे, मतलब उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के, या किसी दूसरे पौधे के किसी वृत्तिकाग्र पर जाएंगे। सही बात है। तो कहने का मतलब है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी पौधे के वृत्तिकाग्र, उसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, या दूसरे पौधे के किसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाने को तो परागण कहते हैं अपन। तो ये परागण हो गया। अब बात ऐसी है कि ये प्रक्रिया अगर एक ही फूल पे होती है, अगर ये एक ही फूल पे प्रक्रिया संपन्न हो रही है, उसके लिए एक शब्द इंग्लिश में ऑटोगेमी। क्या है गाइस? इसको कहते हैं अपन, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी नहीं बताऊंगा, इसकी जनरल नॉलेज है पूरा। अगर परागण की क्रिया एक ही फूल में संपन्न हो जाती है, उसी फूल के परागण उसी फूल के अंदर चले गए, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोगेमी। अगर ये 2 फूलों के अंदर प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको हम लोग जिटनोगेमी या गेटनोगेमी कहते हैं, या जिटोनोगेमी। क्या बोलेंगे इसको? जिटोनोगेमी, या फिर इसको हम लोग जिटोनोगेमी, एक सेकंड, या तो इसको जिटोनोगेमी या गेटनोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच में परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं? गेटनोगेमी। लेकिन 2 पौधों के बीच में प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं गाइस जीनोगेमी। क्या बोलेंगे अपन? जीनोगेमी के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को जनरल नॉलेज याद रखना था, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार। अगर परागण की क्रिया एक ही फूल में संपन्न हुई, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑटोगेमी। एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच में हुई तो उसको क्या बोलेंगे? जिटनोगेमी। और अगर 2 अलग अलग पौधों के बीच में हुई तो उसको जीनोगेमी कहते हैं। तो अब कुल मिलाकर के चाहे ऑटोगेमी हो चाहे जिटनोगेमी हो, ये दोनों एक ही पौधे पे प्रक्रिया हो रही है, इसको हम लोग कहेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे? ये स्वपरागण है गाइस। और ये है आपका 2 पौधों के बीच में क्या कहलाता है? पर परागण हम लोग इसको कहते हैं। ऐसा हल्का फुल्का आपको याद रखना। हालांकि इतना तुम्हारे आने के चांस नहीं है, तुम्हारे क्या आएगा एग्जाम में? एग्जांपल्स क्या आएंगे? तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, याद भी करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। परागण को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। परागण हमने अभी मोटा मोटा कितने प्रकार का पढ़ा? 2। स्वपरागण को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्या बात है। तो स्वपरागण को हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा आपके होता है पर परागण। तो दूसरा हो गया पर परागण। मेन तो ये 2 ही होते हैं, और एक तीसरा और है जिसे हम लोग बोलेंगे बहुधा पर परागण। क्या बोलेंगे? बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण को हम लोग कह सकते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो सकती है अंग्रेजी उसकी? हाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो, ऑफ्टन या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कोई खास बात है? अब कुल मिलाकर के बात ऐसी कि तीसरा परागण क्या हुआ? 2 परागण तो हमने अभी पढ़े थे। अगर एक ही प्लांट के अंदर हो रहे थे, इसको एक ही पौधे के ऊपर तो 100 परागण था, 2 पौधों के ऊपर पर परागण था। अब बहुधा पर परागण क्या है? तो बहुधा पर परागण कुछ भी नहीं होता है, खाली एक प्रकार का स्वपरागण ही है। क्या है ये स्वपरागण। एक चीज सुन लो, आपकी कोई भी पौधा स्वपरागित है और उसके अंदर कुछ हद तक परपरागण होता रहता है। भाई कोई पौधा माना कि स्वपरागित है, लेकिन 2, 3, 5% तक परपरागण तो उसमें होता ही है। लेकिन ऐसा स्वपरागित पौधा जिसमें परपरागण की दर 10% से लेकर के 25% हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुधा परागण। तो बहुधा परपरागण क्या होता है? एक प्रकार का स्वपरागण ही होता है, इसमें परपरागण की दर क्या रहती है? थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बस और कुछ भी नहीं। अब हमें इसके एग्जाम्पल याद रखने। तो स्वपरागण में आप लोगों को कोई भी ज्यादा लोड नहीं लेना है। इधर तो लिखना है फ्रूट, एफ का मतलब क्या है गाइस? और इसका मतलब है अपने वेजिटेबल। तो फलों में तो आप लोग खाली एक याद रख लो, अंगूर। याद रख लो। तो फ्रूट के अंदर तो हम लोग याद रखेंगे अंगूर, और इसके अंदर हमने याद रखने की एक ट्रिक सेट की है, उसको बोलते हैं एटीएम मशीन। क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, एटीएम मशीन। क्या बात है? बोलो, आलू टमाटर मटर मेथी, आलू टमाटर मटर मेथी, आलू टमाटर मटर मेथी। इन सब के अंदर कौन सा परागण होता है? क्या है तुम्हें याद रह सकता है? बोलो, एटीएम मशीन, आलू टमाटर मटर मेथी। पर परागण का मतलब होता है कि परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा रहे हैं।
एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए कोई न कोई एजेंसी की जरूरत पड़ती है। वो परागण अपने आप तो नहीं जाएंगे, या तो वो कीट से जाएंगे, हवा से जाएंगे, पानी से जाएंगे, और कोई विकल्प हो सकता है या तरीका हो सकता है। उनमें से हम इधर लिख रहे हैं वायु द्वारा। क्या लिख रहे हैं अपन? वायु का मतलब हवा द्वारा जो परागण होता है, और इधर जो होता है कीटों द्वारा। किसके द्वारा? तो ज्यादातर प्लांट में तो कीटों से ही होता है। एक्चुअली ज्यादातर पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? और हवा द्वारा को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली जनरल नॉलेज। अब हवा के द्वारा जो परागण हो रहा है, इसमें हम लोग याद रखेंगे, एक तो है फ्रूट का मामला, और एक वापस कौन सा है? सब्जियों का मामला है। तो आप इसके अंदर इंग्लिश में अगर याद रखो तो ऐसे याद रखो, डीएपी खाद। क्या याद रखोगे? डीएपी याद रख सकते हो। डीएपी, डी का मतलब है डेट पाम। क्या है? डेट पाम किसको बोलते हैं? खजूर को। तो डेट पाम। ए का मतलब है आंवला। क्या है गाइस? और पी का मतलब है पपाया। क्या है गाइस? ये तुम याद रख सकते हो क्या? रुको, मुझे कोष्टक में हिंदी भी लिखने दो, नहीं तो फिर अभी बोलेंगे बहुत सारे कि सर हमको हिंदी में लिखाओ। डेट पाम को क्या बोलते हैं अपन? खजूर कहते हैं। आंवले को आंवला ही कहते हैं। और पपाया को क्या बोलते हैं अपन? पपीता कहते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। और खाली आपको इधर सब्जी के मामले में खाली पालक याद रखना है। क्या रखना है? पालक को अपन बोलते हैं स्पिनिच। क्या बोलते हैं? ये सब्जियों में लिखा है हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा परागण किस किस में हो रहा है? डीएपी। डीएपी खाद होता है डीएपी। तो डेट पाम, आंवला और पपाया और पालक हो गया। अब कीटों के द्वारा अन्य सभी जितनी भी फल सब्जियों का नाम हम यहाँ पर नहीं ले पाए, तो वो अन्य सभी इसके अंदर है। जैसे कि हमने आम का नाम लिया क्या यहाँ? आम, तो आम में किससे हो जाएगा? कीटों से हो जाएगा। अमरूद में किसमें हो जाएगा? कीटों से। अनार में किसमें हो जाएगा? कीटों। सिट्रस में किसमें हो जाएगा? तो जो यहाँ पे नहीं आया उन सबके अंदर हो जाएगा कीटों से। ओ का मतलब है ऑफन। क्या है गाइस? तो यहाँ पे आप लोग याद रखो ओबीसी। क्या याद रखोगे? ओबीसी से याद रखो। ओ का मतलब होता है ओकरा। ओकरा बोलते हैं भिंडी को। सही बात है। अच्छा, बी का मतलब होता है बैंगन। नहीं बैंगन नहीं, ब्रिंजल। उसको बैंगन नहीं बोलते, बैंगन। क्या बोलते हैं? बैंगन। बैंगन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलना। चिली, चिली को बोलते हैं अपन मिर्च। बस यही अपने को ध्यान रखना। बोलो ओबीसी। ओकरा, ब्रिंजल, चिली। एक एक्स्ट्रा है एल, जिसको बोलते हैं लीमा बीन। क्या कहते हैं? लीमा बीन एक फली होती है जिसको फेजुलस जेनेटस कहते हैं। उसमें भी बहुधा परागण वाली कैटेगरी होगी। ये तुम्हें याद रहेगा क्या? 100 परागण के अंदर, फलों के अंदर तो क्या है? और बोलो एटीएम मशीन। आलू, टमाटर, मटर, मेथी। हवा के द्वारा परागण जो होता है फलों के अंदर, बोलो डीएपी। डेट पाम, आंवला, पपाया। और फलों में इधर क्या हुआ है? सब्जियों में। और बाकी सबके अंदर कीट हो गए। बहुधा में कुछ याद रखेंगे तो सब्जियां ओबीसी। क्या है? ओकरा, ब्रिंजल और चिली। हम लोग ये कुछ पॉइंट है। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं, वो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करके एक चीज यहाँ पर और बता रहा हूँ, वो तुम सबको याद रखनी है। क्या तुम रख सकते हो? देखो, पर परागण का एक प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब पर परागण जो होता है ना फसलों में, सब्जियों की बात हो रही है यहाँ मेनली। तो पर परागण वाली कुछ सब्जियां हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लिखने वाला हूँ। एक तो है कुकुरबिट्स। क्या है? कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को अपन क्या बोलते हैं? कुकुरबिट्स कहते हैं। और एक हम लोग बात करते हैं गोभी वर्ग। इसकी बात करेंगे। गोभी वर्गीय सब्जियां, या गोभी वर्ग में सब गोभी आ गई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। सही नहीं? इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां, ज्यादातर जड़ या कंद वाली सब्जियां। तो जड़ वाली में भी मैं नाम लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो है गाजर, एक है गाजर मूली, गाजर मूली, और एक इसके अंदर है प्याज। बस ये तीन ही। प्याज हालांकि बल्ब है, लेकिन आपको इसी में ऐड करना है। अभी ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा ये प्रश्न तो आ रखा आपका एसीएफ के एग्जाम में, ये आ रखा एओ के एग्जाम में। एक प्रश्न आ रखा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी सब्जियां पर परागित है? तो कुकुरबिटेसी कुल में नहीं होता कि खीरे, काकड़ी, मतीरे, तरबूजे, खरबूजे सब, उन सब के अंदर कौन सा परागण होता है? कुकुरबिट्स में पर परागण होता है। एक प्रश्न आ रखा है गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन सा परागण होता है? तो गोभी वर्गीय सब्जियों में होता है। क्या तुम ये याद रख सकते हो? तो एक बार इसको लिखते हैं, फिर और चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू कर लो जनरल नॉलेज, और फिर आगे लिख लेंगे। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, तो केले को अब अपन, उसमें दोनों चीजें हैं तो पर परागण में लिखते हैं आजकल। क्लिस्टोगेमी तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्लिस्टोगेमी का मतलब ये होता है कि ऐसा फूल जो हमेशा बंद ही रहता है, खुलता नहीं। जैसे अंगूर में क्लिस्टोगेमी पाई जाती है, लिख लेंगे, अभी लिख लेंगे। क्लिस्टोगेमी का मतलब ऐसा फूल जो हमेशा बंद रहता है, खुलता ही नहीं है, लेकिन उसमें नर और मादा दोनों काम करते हैं, तो परागण हो जाता है उसमें। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब ऐसा फूल जो बंद है, खुलेगा नहीं, अंदर नर मादा दोनों है, तो स्वपरागण होता है उसमें। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? जो परागकण होते हैं ना, परागकण, वो उसी मादा को, उसी फूल की, उसी किस्म की मादा भाग को परागित नहीं कर सकते, जबकि कहीं और जाएंगे तो काम करेंगे। उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। शॉर्ट में बताया। जैसे सेकंड, जैसे कि किससे परागण होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अभी अपन ने लिखा पक्षियों के द्वारा परागण, तो ऐसे लिखो पक्षियों द्वारा परागण। तो पक्षियों के द्वारा अगर परागण की प्रक्रिया होती है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। उसके लिए शब्द है ऑर्निथोफिली। ठीक है, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण के लिए शब्द है ऑर्निथोफिली, तकनीकी शब्द है। इसके अलावा अगर हवा के द्वारा परागण होता है बाय एयर, उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ओके। इसके अलावा अगर परागण की क्रिया होती है कीटों द्वारा, तो कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, ऐसे लिखो एंटोमोफिली। ठीक है। अगर पानी के द्वारा या परागण होता है जल द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। तो उसको कह सकते हैं अपन हाइड्रोफिली। ऐसे तो ऐसे लिखो हाइड्रोफिली। ये चार ही शब्द हैं मेन। कुछ मैं एक्स्ट्रा और लिखाता हूँ लॉन्ग ईयर वालों को, तो वो तुम भी लिखना चाहो तो इधर लिख लेना। बाकी मेन मेन तो ये चार ही शब्द हैं। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षी विज्ञान होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इसलिए ऑर्निथोफिली हो गया ऐसे। तो ये शब्द जो है आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक परागण होता है घोंगे द्वारा, जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स,
तो स्नेल्स के द्वारा पोलिनेशन होता है, उसको कहते हैं मेलेकोफिली। ऐसे लिख लेना, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। चींटियों से भी परागण होता है, चींटियों से, चींटियों द्वारा अगर परागण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं मिरमेकोफिली, मिरमेकोफिली। ओके, मिरमेकोफिली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो चमगादड़ होता है, चमगादड़, तो ये चमगादड़ से भी परागण होता है। चमगादड़ को बोलते हैं बेट्स, बेट्स। उसको कायरेप्टेरोफिली या किरेप्टेरोफिली कहते हैं, किरोप्टेरोफिली, किरोप्टेरो या कायरोप्टेरोफिली। बस इस तरीके के कई सारे शब्द आप लिखते जाओ, खत्म नहीं होंगे। जैसे तितलियों के द्वारा भी है, तितलियों द्वारा, तितलियों द्वारा परागण को हम लोग बोलेंगे साइकोफिली, साइकोफिली। मधुमक्खी द्वारा परागण को बोलते हैं हाइमेनोप्टेरोफिली। टोटल जीव जंतुओं द्वारा परागण को जूफिली। तो ये शब्द इनके मिलते जुलते हैं। तो शुरू में जो 4 लिखे हुए हैं, आप अगर याद रखना चाहो तो इनको देख लेना। सुपरवाइजर में आने के चांस है 0.1%, इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये 4 ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं? ऑनलाइन, हेलो ऑनलाइन। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है फूलों के प्रकार के आधार पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो पहले तो अपन एक फूल बना रहे हैं। देखो ऐसा फूल आप लोगों को भी बनाना है, लेकिन पहले देखना है कि पेज के बीच में बनाओ। पेज के बीच में एक फूल बनेगा तो ही इसके हम भागों को लिख पाएंगे सिस्टम से। तो इस तरीके से हम एक फूल बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक फ्लावर बन रहा है। ये है फ्लावर। एक मूवी देखी तुमने, पुष्पा, फ्लावर, कि तुमने क्या डायलॉग क्या पूरा, फ्लावर समझा क्या? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? तो है फायर, फायर, हाँ वो फायर है मैं। तो अब इस तरीके से आप लोगों को जो है ना, तो अभी अपन जो है खाली एक फूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपन, और फिर इसके हम लोग जो है इसके भाग लिखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक फूल बना रहा हूं, देखो इस तरीके से सबको बनाना है। और पेज के बीच में बनाना ताकि इसके भाग भी लिख पाएंगे अपन। छोटा फूल ही बनाना, पूरे पेज पे फूल ही मत बना लेना रे। अब इसमें इनमें से हम नर और मादा भाग को अलग कर लेंगे अभी। हालांकि नर और मादा को अलग करना अच्छी बात नहीं मानी जाती लेकिन यहाँ तो अपन मादा भाग को इधर बना रहा हूं मैं अलग से। तो ये फीमेल पार्ट इधर बनाया जा रहा है। ये मादा भाग को मैं इधर लेके आ गया, ज्यादा हो गया थोड़ा। आराम से बनाना चालू करो और इस तरीके से खुद की कॉपी में बनाना, इसलिए आवाज नहीं करनी। आप खुद की कॉपी में बनाओ, पड़ोसियों को मत बनाओ, ठीक है। तो ये मादा भाग, तो इधर मैं बात कर रहा हूं मादा भाग की। मादा भाग को हम लोग कहते हैं जायांग, जायांग, या इसको हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। हिंदी में लिख देता हूं, इसको कहते हैं अपन गाइनोशियम, गाइनोशियम। मादा भाग के लिए शब्द है गाइस गाइनोशियम। तो ये फीमेल पार्ट इधर हम लोग लिख रहे हैं जायांग या गाइनोशियम। इस मादा भाग के अंदर ऊपर ही ऊपर जो है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा बोले तो वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका। ये जो डंडी है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, या इसको बोला जाता है वृत्तिकाग्र, सॉरी वृत्तिका। वृत्तिका के आगे वाले भाग को वृत्तिकाग्र कहते हैं, जैसा कि ऊपर ऊपर है। सिमिलरली ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय या ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी, या इसको बोलेंगे गाइस अंडाशय। ये लो भैया अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होते हैं फिर बीजांड। तो अंडाशय के अंदर इस तरीके से है ओव्यूल, ओव्यूल को हम लोग कहते हैं बीजांड। तो जिन जो पुराने हैं स्टूडेंट कई सारे ऐसे, उनके लिए फूल बना रहा हूं ताकि फूल की स्ट्रक्चर वापस थोड़ी थोड़ी अपने रिकॉल हो जाए, क्योंकि फूल के बिना कितना भी पढ़ लो कोई अर्थ नहीं उसका। ठीक है, वो तो फीमेल पार्ट है ओव्यूल, ओव्यूल को हम लोग कहते हैं बीजांड। अब आपको इधर एक बनाना है फ्लावर का मेल पार्ट। तो इधर हम लोग बनाएंगे मेल पार्ट इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं नर भाग, या इसको कहते हैं पुमंग, या इसको कहते हैं गाइस एंड्रोशियम, या इसको बोल रहे हैं एंड्रोशियम। ये जो फूल बना है इसको द्विलिंगी फूल कहते हैं अपन। ये एक फूल जो हमने बनाया है इसको हम लोग द्विलिंगी फूल, द्विलिंगी फूल को हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट शब्द का मतलब होता है ऐसा फूल जिसमें नर मादा दोनों है, या इसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। बाकी ये जो है इसको हम लोग कहेंगे परागकोश, परागकोश बोले तो एंथर, एंथर। इस डंडे को बोलते हैं पूतंतु। तो जो ये नर भाग में ये डंडी इसको कहते हैं पूतंतु। पूतंतु को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, फिलामेंट, FILA, फिलामेंट। आराम से बना पा रहे हो? कोई शब्द नहीं दिखे तो पूछोगे आप लोग, ठीक है, बढ़िया। तो परागकोश को बोलते हैं एंथर, और इस परागकोश के नीचे वाली डंडी को हम लोग बोलते हैं पूतंतु या फिलामेंट। अब जो रंग बिरंगी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कलरफुल, ये तो इसको हम इसे हम लोग बोल देंगे, इसे हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं, ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स है इसको पेटल कहते हैं अपन, पेटल। थोड़ा सा यहाँ लिखा हूं मैं, इसको कहते हैं अपन पेटल, पेटल। पहले हिंदी लिखूं, इसको हम लोग कहेंगे दलपुंज, इसको कहते हैं दलपुंज। इस एक दलपुंज को कहते हैं पेटल, PETAL, पेटल।
इस एक को तो पेटल कहते हैं, इस पूरे को मिला करके हम लोग बोलते हैं कोरोला, कोरोना नहीं कोरोला, ओके। इस एक रंग बिरंगे फूल वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेटल, बाकी पूरे को हम लोग बोलते हैं कोरोला। तो ये स्ट्रक्चर सबको मिला करके कोरोला बोलते हैं। तो दलपुंज, दलपुंज एक को तो हम लोग दलपुंज या पेटल कहते हैं, सबको पूरे पूरे रोल को कोरोला बोलते हैं। ये जो बाहर रंग बिरंगी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये रंग बिरंगी का मतलब ये हरी रहती है, हरी वाली स्ट्रक्चर। दलपुंज के बाह्य होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को हम लोग कहते हैं सेपल, गाइस इसको बोलते हैं सेपल, या इसको बोलते हैं कैलिक्स। इस पूरे को मिलाकर हम लोग कहते हैं कैलिक्स। और ये अंडाशय हो गया, उधर हमने लिख दिया ऑलरेडी, इसको कहते हैं थैलेमस, थैलेमस, या इसको बोलते हैं पुष्पासन। थैलेमस को बोलते हैं गाइस पुष्पासन। अरे बेटी मार यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और रहती है कभी कभी, उसको बोलते हैं ब्रेक्ट, उसको कहा जाता है ब्रेक्ट, BRACT ब्रेक्ट। एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक्ट। एक बार इतना सा बनाते रहो आराम से। तो फूल के बेसिक जो भाग हैं वो हम बना रहे हैं। एक बार जो वो जो तो डाल दे, जो वो करवाओगे, फिर वहां से वो लाल लाल सामान। हाँ वो तो जारो ले आओगे आरसे वगैरह। बना दिया, गुड। अरे बेटे फिर मोटरसाइकिल तो लेनी चाहिए पानी। अरे न दे भाई तो बात है ना, जब 3 माना वो 3000। तुम्हारे में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी मेरे से हॉर्टिकल्चर इससे पहले भी पढ़ी हुई याद कर? हाँ तो तुम लोग तो वापस नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा काम। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ो तो भी काम चल सकते, लेकिन पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नाम तो करो अगले को डकर वो तो कर लगा, ये 5000 डाल नाम तो करा तू। ओके एवरीबॉडी, कभी कभी ये दलपुंज और बाय दलपुंज आपस में मिले हुए रहते हैं, दलपुंज और बाय दलपुंज आपस में फ्यूज रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। उसके लिए एक शब्द काम में आता है पेरीएंथ, उसके लिए एक शब्द लिखते हैं अपन पेरीएंथ। पेरीएंथ का मतलब हुआ दलपुंज और बाय दलपुंज आपस में फ्यूज है, आपस में मिले हों। कभी कभी ऐसी संरचना जिसमें दलपुंज बाय दलपुंज दोनों मिले हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेरीएंथ बोलते हैं, पेरीएंथ। तो दलपुंज बाय दलपुंज का मिला हुआ जो रूप है वो है पेरीएंथ। बस एक बार इतने लिखो, अब आगे बढ़ो तुरंत। बहुत बढ़िया, बॉस को लिखाओ फटाफट, पेरीएंथ। दलपुंज बाय दलपुंज आपस में फ्यूज रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनके अफीम की खेती होती है वो खुद अफीम थोड़ी खाते हैं, कभी प्रोग्राम में ही चलती रहती है। बाकी तो ये मावली उधर भीलवाड़ा वाला इलाका रहा हूं मैं। फूलों का प्रकार मोनोसियस। तो पहला मैं तुरंत प्रभाव से लिख रहा हूं, देखो मोनोसियस। मोनोसियस की हिंदी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। अभी आपको 1 मिनट के लिए सुनना, उसके बाद में आप लोग लिख लेना, बात ज्यादा लोड नहीं है। दूसरा है गाइस डायोसियस। डायोसियस को हम लोग कहते हैं एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। अभी सबको इधर देखना है 2 मिनट, एवरीबॉडी इधर देखो। देखो मोनो, आप इस हिंदी को याद रखो मत, ठीक है, हमें इंग्लिश याद रखनी। मोनो यानी एक, याद रखोगे, एक है, और डाई का मतलब 2, तो मोनो यानी एक, डाई यानी 2। अगर आपने इसमें हिंदी याद रखने की कोशिश की तो उल्टा चक्कर पड़ रहा, इधर तो डाई है और उधर एक ही आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसलिए आप लोग ये याद रखो, ऐसा क्यों है वो भी अभी बताऊंगा। तो मोनोसियस का मतलब एक ही पौधा है। तो जब एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा भाग दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसियस कहते हैं। पौधा एक ही है, लेकिन एक ही पौधे के ऊपर आप लोग देखोगे कि मादा भाग भी है और नर भी है। तो एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों का पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोसियस कंडीशन कहलाता है। एक पौधे के ऊपर तो है मादा, एक पौधे के ऊपर तो क्या है गाइस, और दूसरे पौधे के ऊपर क्या है? नर। तो एक पौधे पे मादा और एक पे नर, यानी नर मादा का अलग अलग पौधे पे पाया जाना क्या कहलाता है? डायोसिस कंडीशन है। इसमें एक ही पौधे पे है, उसमें अलग अलग, लेकिन एक ही पौधे पे अलग अलग ब्रांच के ऊपर है। हमें इनके एग्जांपल से मतलब है, हम उदाहरण याद रखने की कोशिश करेंगे। एक सब्जी होती है जिसको बोलते हैं कसावा, क्या कहते हैं गाइस? एक कसावा सब्जी है, उसको कहते हैं मनी होट एस्कुलेंटा। क्या नाम होता है उसका? मनी होट एस्कुलेंटा। तो मनी होट एस्कुलेंटा तुम लोग जानते हो क्योंकि इससे बनता है साबूदाना। क्या बनता है? इस कसावा की इंग्लिश होती है टेपिओका। क्या होती है गाइस? टेपिओका का मतलब होता है कसावा। तो कसावा से बनते हैं साबूदाने, समझ गए तुम? तो एक तो आपको ये अच्छा एग्जांपल याद रखना। इसके अलावा सब्जियों में आप याद रखो कुकुरबिट्स। कुकुरबिटेसी कुल की ज्यादातर सब्जियां कैसी होती है? मोनोसियस होती है, यानी कुकुरबिट्स। इसके अलावा आंवला, नारियल। तो आंवला थोड़ा बहुत याद रख सकते हो भाई, ये सब्जी मेन है। तो एक तो आंवला है, एक है नारियल, ठीक है, आंवला और नारियल, इस तरीके से आपको रखना है ध्यान। तो एक तो हो गया कसावा, एक कुकुरबिट, और आंवला और नारियल। डायोसिस के अंदर फ्रूट कौन कौन से फल है? तो एक तो पपीता मूल रूप से डायोसिस होता है, और एक खजूर का पौधा कैसा होता है? डायोसिस होता है। दूसरी चीज सब्जियां, सब्जियों के अंदर एक तो है परवल, क्या क्या? एक तो है परवल, एक है टिंडोरी और किकुड़ा वगैरह। किकुड़ा जानते हो? किकुड़ा। इसके अलावा पालक वगैरह, ये एक तरीके से डायोसिस है। तो ये परवल टिंडोरी याद रख लेना। परवल को हम लोग कहते हैं पॉइंटेड गार्ड। क्या बोलते हैं? पॉइंटेड गार्ड कहते हैं, पॉइंटेड गार्ड। और इसको हम लोग कहते हैं आईवी गॉड। क्या कहते हैं? आईवी गॉड कहते हैं। जबकि किकुड़ा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, कांटों को बोलते हैं स्पाइन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन, SPINE, SPINE, स्पाइन गार्ड। समझ गए तुम लोग? पालक को पालक ही कहते हैं। वापस, मोनोसियस का मतलब है एक पौधा, डायोसिस का मतलब है 2 पौधे। अब इसको द्विलिंगाश्रय क्यों बोला? कि एक ही पौधा है, इसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा, एक ही पौधे ने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विलिंगाश्रय। द्विलिंग धन आश्रय, दीर्घ संधि इसमें कौन सी?
द्विलिंग धन आश्रय। तो द्विलिंगाश्रय का मतलब ऐसा पौधा जिसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा है, और हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मोनोसिस, यानी एक ही प्लांट। तो आप तो इंग्लिश याद रख लो और इसके एग्जांपल याद रख के लिख लो एक बार, ठीक है। अच्छा करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं।